गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू सो मच आप सभी का अपना समय लेकर आने के लिए। आई एम विनी, आरजे विनी के नाम से मुझे जानते हैं। थैंक यू आईपीएस एकेडमी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टेड टॉक। दिस द सेकेंड टाइम मुझे ये मौका मिल रहा है जब टेडेक्स पर मैं आपसे बातचीत कर सकूं। बहुत कुछ होता है बताने के लिए हर किसी की लाइफ में, लेकिन आज जो हमें थीम दी गई है वो है सीख, तलाश। हर किसी की लाइफ में लगातार एक प्रोसेस चल रही होती है, वो है तलाश। कुछ ना कुछ कभी ना कभी हम तलाश रहे होते हैं, और मुझे लगता है कि जब हमारा जीवन शुरू होता है तब से ये तलाश शुरू हो जाती है, और जब तक जीवन है तब तक चलती रहती है। बस तलाश बदल जाती है। कभी हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कभी हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कभी हम खुद को ढूंढ रहे होते हैं, कभी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं, कभी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ये ढूंढ रहे होते हैं, और कभी किसी सही इंसान को, सही जगह को अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं। तो आज आपसे मैं मेरे जीवन में मैंने क्या कुछ तलाशा है अब तक और क्या कुछ तलाश रही हूँ उस पर बात करूँगी। मेरा नाम विनी है। मैं बहुत छोटे से शहर जबलपुर से हूँ। मध्य प्रदेश का छोटा सा शहर है, और मेरे माता पिता गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। बहुत ही साधारण सा परिवार, एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ नियम कायदे बहुत होते हैं, क्योंकि मेरी माँ तो आर्मी बैकग्राउंड से थी, डिफेंस में मेरी माँ काम करती थी। तो बहुत ही डिसिप्लिन सा माहौल और बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची मैं अपने माता पिता की हमेशा रही। सो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, डूइंग एवरीथिंग गुड। अपने आप को तलाश रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसा हर बच्चा करता है कि क्या कुछ कर सकते हैं। तो पढ़ाई चल रही है, ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, आर्ट कर लिया, डांस कर लिया, सिंगिंग कर ली। 6 साल की उम्र जब मेरी थी तब मुझे पहली बार पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिला। पब्लिक में लोगों के सामने बोलना था। एक डिबेट कंपटीशन था। डर बहुत लगता है, जैसे ही आप सामने लोगों को देखते हैं तो डर लगा था, लेकिन कोई भी डर जितनी कम उम्र में आप अपने आप से निकाल देते हैं, उसे निकालना उतना आसान होता है। क्योंकि उम्र कम थी तो मेरे लिए शायद ज़्यादा आसान था। एंड आई स्टार्टेड विथ पब्लिक स्पीकिंग। तब एक बार स्टेज पर बोला, एक डिबेट कंपटीशन में, बहुत प्यार मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद बार बार मुझे मौके मिलते रहे। मेरे स्कूल की तरफ से बार बार हर जगह मुझे भेज दिया जाता था कि जहाँ बोलने का काम है वहाँ इसको भेज दो, शी विल प्रिपेयर एंड स्पीक। और ये काम होता चला गया। तो धीरे धीरे माई लव फॉर दिस थिंग, इसलिए मैंने हैंड माइक मांगा अभी, ये काफ़ी बढ़ गया और मुझे हमेशा इसके साथ रहना अच्छा लगने लगा। अब क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट भी थी, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब वाले बैकग्राउंड से आती, तो उनका यही इच्छा या सपना थी कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। मम्मी तो मेरी हमेशा चाहती थी कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। उन्हें लगता था कि मैं कर सकती हूँ, मैं स्टडीज़ में अच्छी हूँ। लेकिन मेरी तलाश तो यही थी कि कोई ऐसा प्रोफेशन मिल जाए जिसमें ये मेरे साथ रहे। अच्छा लगता है ना जब आप बोलते हो और दूसरे आपको सुनते हैं। मुझे भी अच्छा लगने लगा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। क्योंकि ये मैं जबकि बात बता रही हूँ, तब रेडियोज़ इतना ज़्यादा अस्तित्व में आए नहीं थे। ये एक प्रोफेशन या करियर की तरह देखा ही नहीं जाता था। तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या करना है, मगर हाँ, ऐसा ज़रूर लगता था कि कुछ हटके करना है जिससे लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। अब मैं इंदौर, मेरा आना हुआ मेरी हायर स्टडीज़ के लिए। इंदौर आई, यहाँ जाके जाना कि कुछ रेडियो होता है और कुछ रेडियो जॉकी होते हैं, और ये बेहतरीन चीज़ होती है, ये कुछ कर लेना चाहिए। और कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो अपने आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि मैंने मेरे फर्स्ट रेडियो स्टेशन में ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो जहाँ एक तरफ मेरी माँ सपना देख रही मुझे आईएएस ऑफिसर बनाने का, मुझे रेडियो जॉकी बनना था, सैलरी इतनी सी। आपके माता पिता कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं होते, आपका विरोध नहीं कर रहे होते। वो असल में चाहते हैं कि आप अपने लिए सही चुने, बस इतना ही चाहते हैं वो। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका पार्टनर हो। जब आप अपनी चॉइस उन्हें बताते हो और अगर वो मना कर रहे हैं, मतलब उन्हें कुछ खटक रहा है, तो आप उनसे कभी झगड़ो मत, लड़ो मत, बैठो, बात करो, डिस्कशन करो। कोई ना कोई तो मान ही जाएगा, या तो वो मान जाएंगे या आप मान जाओगे। लेकिन एक एक पेज पर रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चॉइस किसी की भी हो, आपकी या आपके परिवार की, ऐसा नहीं होगा कि दिक्कतें नहीं आएंगी। और जब दिक्कतें आएंगी तो ये फैमिली ही बहुत काम आएगी और आपको हर दिक्कत से यूं निकाल कर ले जाएगी। तो कहीं थोड़ा डिस्कशन करना पड़ा मुझे मेरे पेरेंट्स से, और मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि मुझे आप ये करने दीजिए। ठीक है, अभी पैसे कम मिल रहे हैं,
मुझे भी नहीं पता था बाद में भी ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट स्टिल मैंने उन्हें कन्विंस करा और मैंने इस काम को शुरू करा। एक तलाश कि क्या बनना है वो यहाँ पूरी हो रही थी, लेकिन आप सिर्फ जो चाहते हैं वो पा लें, वहाँ आपकी तलाश ख़त्म नहीं होती। उस जगह पर पहुँचने के बाद वहाँ कैसे सरवाइव करना है, कैसे एक्सेल करना है, कैसे खुद को दूसरों से बेहतर बनाना है, कैसे बेस्ट बनना है और कैसे वो करना है जो कभी किसी ने नहीं करा। बस ये सारी जद्दोजहद चल रही थी। मैं बहुत पैशनेट अपने काम के लिए हमेशा रही, इसलिए मुझे इस काम में बहुत बहुत जल्दी बहुत प्यार भी मिला। मुझे लोकल लेवल पर सब लोग जानने लगे, शहर में अब नाम भी हो गया, लोग पसंद भी करने लगे। ये सब कुछ चल ही रहा था, करियर को बनाने की जद्दोजहद चल ही रही थी। फिर वही हुआ जो हर लड़की की लाइफ में होता है, शादी। मेरी शादी हुई और जब आप शादी के बाद शायद हमारे कल्चर या सिस्टम में ही हमने कहीं सीख लिया है कि हमारे लिए सब कुछ हमारा पति, हमारा परिवार हो जाता है, बाकी सब साइड हो जाता है। अपने ड्रीम्स, सपने हम कहीं ना कहीं भूलने लगते हैं। वैसा फेज़ मेरी लाइफ में भी आया था और उसके बाद बहुत सारी तकलीफ़ें भी आईं, कहानी घर घर की जैसे। और ऐसे लगा कि यार बहुत एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे लगा कि मैं अपने काम के साथ तो शायद ये शादी नहीं चला पाऊँगी। तो अब कुछ आधे रास्ते तक ही इस करियर में आके वो स्टेज आई मेरे पास जब मैंने अपने काम को छोड़ दिया कि नहीं, फैमिली फर्स्ट, आई हैव टू लीव दिस। अब मैंने काम को तो छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी फैमिली में कुछ ठीक नहीं चला और एक स्टेज आया जब मैं और मेरे हस्बैंड अलग हो गए। तो अब स्थिति ये थी कि मेरे पास 4 महीने की बच्ची है और मेरे पास ना तो करियर है और ना ही फैमिली है। मतलब ऐसे लग रहा था कि यहाँ तो सब खत्म है। लेकिन जब सब खत्म हो जाता है तब तलाश होती है नई शुरुआत की। मैं फिर से वापस जबलपुर चली गई अपने पेरेंट्स के पास और एक नई तलाश शुरू हो गई कि कैसे दोबारा से शुरू करना है, क्या करना है नहीं पता होता। लेकिन क्योंकि जितना भी काम किया था अच्छा करा था, उस काम की मदद से मैं दोबारा एज अ रेडियो जॉकी अपना छोटा सा करियर रीस्टार्ट कर पाई। पहले जहाँ थी उससे बहुत नीचे से, लेकिन मैं उसको रीस्टार्ट कर पाई। रीस्टार्ट करने के बाद काम आए मेरे मेंटोर। लाइफ में हम सबको एक तलाश जो ज़रूर होनी चाहिए, वो एक सही मेंटोर की। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको समझता हो और आपके लिए क्या सही है वो समझता हो और आपको गाइड कर सकता हो। आई वॉज ब्लेस्ड इनफ थ्रू आउट माई लाइफ, आई वॉज ब्लेस्ड इनफ टू हैव गुड पीपल अराउंड। अच्छे लोगों का साथ हमेशा मिला। मेरे जो मेंटर थे वो हमारी कंपनी के CEO थे, मिस्टर हरीश एम भाटिया। उन्होंने मुझे एनकरेज करा कि यू हैव टू कम बैक टू इंदौर, वो तुम्हारी कर्म भूमि है, तुम्हारी वर्क प्लेस है। और मैं इस जगह से डर गई थी। ऐसे लगा था कि इस जगह पे तो मेरा सब कुछ ही चला गया, आई कैन नॉट कम बैक, मैं यहाँ वापस नहीं आ सकती हूँ। मगर उन्होंने मुझे हिम्मत दी। और जब आपको एक बहुत टफ डिसीजन लेना होता है ना, उस समय आपको तलाश होती है करेज की, हिम्मत की। और कहीं अगर आपने उस करेज को, उस हिम्मत को तलाश लिया तो रास्ते शायद आसान हो जाते हैं। उनकी मदद से और मेरी फैमिली सपोर्ट से, एज आई सेड अर्लियर कि फैमिली सपोर्ट हर जगह बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से मैं ये डिसीजन ले पाई कि ठीक है, आई विल गो बैक टू इंदौर, आई विल रीस्टार्ट वर्किंग हियर। अकेले रहूँगी, अपनी बच्ची को अपने माता पिता के पास छोड़ के। बहुत कठिन था एक छोटे से बच्चे को वहाँ छोड़ना, यहाँ अकेले सब कुछ रीस्टार्ट करना, मगर करा। और इस टफ डिसीजन के मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, क्योंकि यहाँ आकर मैंने फिर एक तलाश शुरू कर दी थी। वो ये कि मैं क्यों आई हूँ, मोटिव, पर्पस। मैंने क्यों अपनी बच्ची को अकेले छोड़ा है और मैं यहाँ पर आई हूँ, पर्पस क्या है? पर्पस है कि मैं इस काम में खुद को एक्सेल करने के लिए आई हूँ, तो अब मुझे अपने आप को सिर्फ उसमें झोंक देना है। अर्जुन को भी जब तक पर्पस नहीं बताया था श्री कृष्ण ने, तो वो नहीं लड़ पाए थे युद्ध। इसलिए कुछ भी करने के लिए हमें सबसे पहली तलाश हमारे मोटिव, हमारे पर्पस की होनी चाहिए। जब मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अगर काम करने के लिए आई हूँ तो यहाँ सिर्फ काम और काम और काम ही करेंगे, तब मैंने अपने बहुत सारे शोज़ पर बहुत एक्सटेंसिव काम करा। और 2016 से लेकर लगातार मुझे बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल रिकग्निशंस मिले। सोशल मीडिया को मैंने इस्तेमाल करना शुरू करा। सोशल मीडिया पर अपने जॉनर को तलाशने के बाद जब मैंने मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग शुरू करी, उसको बहुत प्यार मिलना शुरू हुआ। इनमें से कुछ अवार्ड्स तो ऐसे थे जो आज तक किसी और को नहीं मिले। AIB लंदन इज़ वन अवार्ड, जिसे जीता सिर्फ मैंने पूरे इंडिया में। आई एम दी ओनली RJ टू विन AIB लंदन अवार्ड। और वो अवार्ड जीतने के बाद एक IAS प्रिपरेशन बुक में एक क्वेश्चन छपता है। क्वेश्चन ये था
कि AIV अवार्ड जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है, एंड द आंसर वाज मी। तब जाके मेरी मम्मी का वो जो मुझे IAS बनाने का दबा दबा सा दिल में सपना था, वो थोड़ा सा लगा उनको कि ठीक है चलो तुम शायद इसके लिए ही बने हो, डू दिस, मगर जो करो वो बेस्ट करो। तो उन कोशिशों में लगे लगे लगातार मैंने अपने काम को जारी रखा। इसके अलावा ये जो मेरा इंदौर वापस आने का डिसीजन था, उसने एक और जो चीज़ मुझे दी वो सुनकर आप सब बहुत खुश हो जाएंगे। यहाँ आने के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, हम उन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर पाए एंड वी फाउंड ईच अदर बैक। हम वापस एक दूसरे को मिले एक बहुत बेहतर रूप में, पहले से बहुत अच्छे। हमारा रिलेशन पहले से बहुत अच्छा, क्योंकि हम एक दूसरे की कमी को महसूस कर पाए कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं हम एक दूसरे को लिए, और कितनी ना इम्पॉर्टेंट थी वो बातें जिनकी वजह से हमारे बीच में ये डिफरेंसेस आए थे। हम ये समझ पाए कि हमने कहाँ कमी रखी थी और हमें क्या करना है एक दूसरे के लिए। तो हमने एक दूसरे को पाया एज अ पर्सन बहुत बेहतर रूप में। तो आप सबसे मुझे एक बात यहाँ कहनी है कि ऑलवेज गिव अ सेकेंड चांस टू योर रिलेशंस। ये हमेशा एक सा नहीं होता। कई लोग कहते हैं जिससे एक बार जिसने कुछ गलत कर दिया उससे दोबारा कभी अपने आसपास फटकने मत दो। दो ना, अगर वो व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है तो दो। आपका दूसरी बार का एक्सपीरियंस पहली बार से बिल्कुल अलग हो सकता है। आपको लगेगा ही नहीं शायद कि ये वही व्यक्ति है। और यही तो कहीं टेस्ट होते हैं ना रिलेशनशिप्स के। एक टेस्टिंग फेज होता है जिसे आप अगर पास कर लेते हो तो बस फिर अब तो सब अच्छा है। तो इंदौर वापस आकर इसी इंदौर ने मुझे सब कुछ दे दिया, मेरा करियर, मुझे मेरे सुनने वालों का प्यार, मेरी फैमिली। नाउ आई हैव 2 daughters और स्ट्रगल अभी भी है क्योंकि मॉम ऑफ 2 एंड वर्किंग, ये अपने आप में एक स्ट्रगल है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, ये चल रहा है। इसके बाद लाइफ में हर समय सब कुछ एक सा नहीं होता। द ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, बदलाव आएगा। धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना आया और आपको रिलेवेंट बने रहने के लिए ये तलाशना बहुत ज़रूरी है कि इस परिवर्तन में आप खुद को कैसे फिट कर पाते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि ठीक है यार अब तो लोग ऐप्स में गाने सुनते हैं, शायद रेडियो कम सुनते होंगे तो ठीक है हम कम रिलेवेंट हो जाएंगे। नहीं होंगे। अगर आपको खुद को रिलेवेंट बनाए रखना आता है तो कुछ भी आ जाए आप हमेशा रिलेवेंट बने रहेंगे। सोशल मीडिया को हमने एक्सप्लोर करा। सोशल मीडिया पे हर कोई स्टार बनना चाहता है और हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी भी है, मगर हर किसी को तलाशना होता है अपना जॉनर या अपना बेस्ट कि वो क्या कर सकते हैं। मैंने भी करा, बहुत कुछ ट्राई करा सोशल मीडिया पर। कॉमेडी करते लोग कोशिश करी, हमारा जो रेडियो कंटेंट होता है उसी को सोशल मीडिया पर करने की कोशिश करी। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जिस चीज़ को करने में आया या जो सेटिस्फैक्शन मिला और मुझे लगा कि जिस चीज़ को मैं सस्टेन कर सकती हूँ, लगातार काफ़ी समय तक कर सकती हूँ, वो था मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग। मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग के साथ मैंने स्टार्ट करा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पहले दिन से मुझे नहीं मिला, लेकिन वहाँ एक चीज़ मैंने और सीखी थी, कंसिस्टेंसी। मत देखो कि आपको कितने लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ध्यान ही मत दो, अपना काम करो और वापस हो जाओ अगले काम की तैयारी करने के लिए। इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने अपने काम को लगातार जारी रखा और 2-3 साल तक मुझे कुछ खास नहीं कर पाई मैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। एंड सोशल मीडिया हैज़ नो बाउंड्रीज। तो रेडियो की वजह से जहाँ मुझे मेरे शहर में लोग जानते थे, अब सोशल मीडिया की वजह से दूसरे शहरों में, देश में और दुनिया में भी लोग जानते हैं। मैं अभी दूसरे देश में भी थी तो वहाँ पर भी लोग आके सेल्फीज़ ले लेते हैं ये कह के कि आप आरजे विनी है ना। तो दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। दिस इज़ वॉट सोशल मीडिया हैज़ गिवन मी। और उस सोशल मीडिया पर लगातार ये करते रहने के लिए जो मुझे मोटिवेशन मिला वो मेरे व्यूअर्स से ही था। मुझे कई बार ऐसे भी मैसेज आ जाते हैं जिसमें लोग ये कह रहे होते हैं कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, लेकिन आपकी कहानी सुनी, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा आप मेरे बारे में ही बात कर रही हैं एंड आई कीप लिसनिंग टू यू। और जब जब मुझे लो फील होता है या बुरा लगता है मैं आपको सुन लेता हूँ या सुन लेती हूँ, तब मुझे जाकर लगा कि नहीं, इस काम का मुझे पर्पस मिल गया कि मुझे क्यों करना है। अगर एक भी ऐसा व्यक्ति जिसे उस वक्त कुछ पॉजिटिव सुनने की ज़रूरत है वो मुझे सुन रहा है तो मुझे लगता है कि मेरा पर्पस
यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से एक और तलाश जीवन में अपने काम के मकसद को ढूंढने की पूरी हुई और मैं लगातार 2017 से आज तक लगातार सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्टोरीज़ मेरे पोस्ट कर रही हूँ और मुझे हर किसी से बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत बेइंतहा प्यार मुझे मिल रहा है और वो मुझे मोटिवेट करता है और उसी वजह से शायद आज मैं यहाँ भी आपके सामने खड़ी हूँ और उसके लिए आप सबका भी एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ करने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी वो थी ब्लेसिंग्स। आई ऑलवेज फील कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। ऐसे मुझे लगता है कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं इसलिए मेरे लिए सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। और हम में से हर कोई ये चाहते हैं ना हम कि हम भगवान के फेवरेट हों और हम हमेशा ब्लेस्ड रहें। आज आपको एक गुरु मंत्र बताऊं कैसे आप भगवान के फेवरेट हो सकते हो, कैसे आप ब्लेस्ड हो सकते हो। बहुत ही अचूक सा एक रास्ता है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है, समझा है कि आप कैसे भगवान के फेवरेट हो सकते हो। आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दो। जब आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो तो आपको अपने बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो अनएक्सपेक्टेड वेज में ब्लेसिंग्स कैसे अपने पास आ जाती हैं वो हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं तो हमेशा इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ, जैसे ही मुझे किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ करने का मौका मिलता है और इसी कारण से मैं अपनी स्टोरीज पोस्ट करती रहती हूँ कि शायद उससे किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, किसी परिवार में माहौल ठीक हो रहा है, किसी जगह कुछ बेहतर हो रहा है, तो मैं वो करती रहूँ क्योंकि वो करने से ब्लेसिंग्स अपने आप आपके पास आ जाती हैं। और इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाऊंगी, वैसे उदाहरण जो आप लोग मेरे सोशल मीडिया पर पसंद करते हैं। जटायु और भीष्म पितामह, भीष्म पितामह और जटायु दोनों ने पाई थी इच्छा मृत्यु आयु। दोनों के पास ये वरदान था कि उनके पास इच्छा मृत्यु होगी, जब चाहेंगे तभी मृत्यु उन्हें छू सकेगी। लेकिन कितना अंतर था ना दोनों की मृत्यु में। एक वाणों की शैया पर मर रहे थे तो दूसरे प्रभु श्री राम की गोद में। क्यों? ये इनका भाग्य नहीं था, ये इनके कर्म थे जिनकी वजह से इनका ये अंत हुआ था। एक जटायु थे जिन्होंने रावण से लड़ने में जरा नहीं सोचा। उनको पता था कि वो रावण के बराबर शक्तिशाली नहीं है, नहीं जीत पाएंगे, लेकिन सीता माँ को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। घायल हो गए, मृत्यु आई तो मृत्यु को रोक दिया कि तब तक तुम मेरे पास नहीं आना जब तक मैं प्रभु श्री राम को बता नहीं दूं सीता मैया के बारे में। और उसके बाद उन्होंने प्रभु की गोद में अपने प्राण त्यागे। वहीं दूसरे भीष्म पितामह जो उस परिवार में सबसे बड़े थे, फिर भी अपनी आंखों के सामने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखकर वो कुछ नहीं बोले। सारे पावर्स उनके पास होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। उस चीज का ये परिणाम था कि उनकी मृत्यु इतनी खराब हुई। इसी तरह से जब भी हमें मौका मिले, अगर हम दूसरों के लिए कुछ भी कर पाते हैं तो उसके नतीजे हमारे पास ज़रूर होंगे। सो इस बात के साथ आई वुड एंड हियर और आप लोगों से यही कहूँगी कि जब भी मौका मिले, डू गुड फॉर अदर्स। आपके साथ अच्छा अपने आप हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।